नौजवान से जीने का हक छीन लिया गया। किस दुश्मनी में हमारा बच्चा मारा गया है, क्या गुनाह था उसका? मेरी बच्ची को इंसाफ दिला दो, हमें इंसाफ चाहिए। खून कभी रायगा नहीं जाता, एक दिन कानून की जद में आते जरूर हैं। 10,000 रुपए दिए थे इसने। अकरम बूरे ने मारा था, टांग इसने पकड़ी थी, हाथ मैंने पकड़ा था। उनको गुस्सा यही था कि हमारी बहन को अगवा करने में इसका किरदार। मैं 2 साल से तड़प रही थी कि किस बिना पे उसको मारा है। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज और मैं हूं आपकी मेजबान फरा यूसुफ। आज आवाम की आवाज में हम आपको जुर्म की ऐसी दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसमें 18 साला नौजवान से जीने का हक छीन लिया गया। अगर मामला शादी का हो तो कभी भी उनकी रजामंदी मालूम नहीं की जाती और यूं पसंद की शादी की खातिर खवातीन घरों से भाग जाती हैं। आज का केस भी पसंद की शादी का केस है। भागी थी लड़की किसी रिहान नाम के लड़के के साथ, तो वो इसको साथ हमारे फैजान को ले गए थे, अपने पंजाब चले गए थे। ये पंजाब से ना फिर ये निकाह विकाह करके वो तो आ गए, खुश रहते रहे। हमारे बच्चे का बस ऐसी था, हम यही ढूंढते रहे, करते रहे कि नहीं मिलने में आ रहा था। पता लगाते रहे, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ है कहाँ नहीं है। कुछ दिन के बाद ऐसे फिर हमें इतना ढूंढा था, पता चला तो ये से लाश मिली थी इसके बच्चे की। कैसे? ये रक्षा भी इसका गायब हो गया था। जब थाने में से रक्षा देखा है हमने तो उधर से जैसे पता लगाया है कि थाने में रक्षा क्यों खड़ा हुआ है। मकतूल फैजान के कत्ल को 2 साल का अरसा गुजर चुका था। इस 2 साल में फैजान के खानदान ने उसको तलाश करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन तमाम कोशिशें ला हासिल साबित हुई। सवाल ये था कि आखिर फैजान गया तो कहाँ गया, और ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या 2 साल गुजरने के बाद फैजान के खानदान ने उसके केस की पैरवी करना छोड़ दी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस को फैजान का रिक्शा तो मिल गया, लेकिन फैजान नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? हफ्ते को जाके पहले हमको रक्षा नजर आया। जब रक्षा नजर आया तो हम जो है थाने में पहुँचे। माम ने पूछा भाई हमारा रक्षा है और हमारा बच्चा कहाँ है? तो उन्होंने बोला भाई ये रक्षा हमने जो है लावारसी में उठाया, बच्चे का तुम्हारा पता नहीं है, आप जाके किसी अस्पतालों में ढूंढो, उसके बाद ये आपका रक्षा ये आप कोई मिलेगा, लेकिन पहले आप अपने बच्चे की जाके मालूमात करोगे ये किधर है। जब हम ढूंढा ढांडी करी तो अब्बासी पहुँचे तो अब्बासी मुझे सारे वार्ड दे गए, तो उनको हमारा बच्चा नज़र नहीं आया। जब नज़र नहीं आया उन्होंने एक एम्बुलेंस वाले ने बोला बीवी जी तुम क्यों परेशान हो कि भाई ऐसे हमारा बच्चा जो है वो उसको देखना है कि उसकी कोई सनद कोई तस्वीर वगैरह हो तो बताओ, फिर हम शायद आपको कुछ बताएं। तो तस्वीर जो थी ना वो ये दिखाई दी, तो उन्होंने कहा था भाई ये तस्वीर है शलवार कमीज और रुमाल के अंदर है और ऐसे से ये बॉडी है, ये सरजानी से आई है, लेकिन ये 70 रेती में रखी गई। तो हम वहाँ से फिर 70 रेती पहुँचे। जब 70 रेती पहुँचे तो हमने पहचान अपने बच्चों पहचान के, जब उसने हमने बोला भाई ये हमारा बच्चा ही है हमको दे दो, तो उन्होंने कहा भाई आप जो है सरजानी जाओ, वहाँ से इसकी पर्ची बनवा के लाओ, फिर आपको बच्चा है। फैजान के कत्ल के बाद तो जैसे इस खानदान की कमर ही टूट गई थी, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि फैजान के कत्ल के कुछ अरसे बाद ही इस घराने का एक और चश्मो चिराग खालिक हकीकी से जा मिला। उसके बाद तो जैसे मुसीबतों ने इस खानदान का घर ही देख लिया और ये एक के बाद एक सोबतों में गिरफ्तार होती चली गई। जो कुछ था इनके पास उस टाइम बलिया मेट हो गया। उसके बाद इनका एक छोटा बच्चा था 1 साल का, वो उड़क के अंदर उसको संभाल नहीं सकी, ये उन्हीं के गम में रही, उसी के गम में पड़े वाले के वो बच्चा भी आनंद पानू खत्म, यानी सबसे बड़ा भी गया और सबसे छोटा वाला भी गया। उसके बाद दरबदर ने कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी। रक्षा जो उसका फैजान का था उस पर कब्जा उनका, जिनके यहाँ पे खड़ा करा था उन्होंने कब्जा कर रखे, कागज़ भी वहीं गए, सब कुछ वहीं गए। इनकी इतनी पहुँच नहीं है कि ये उनसे ले सकें वापस। कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी किसी से, दोस्त यारी के चक्कर में बच्चे ने जो है मतलब उस लड़की का साथ दिया, भाई बन के उसके निकाह में अंदर शामिल है। बाहर कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने फिर इसको जो है इसकी नानी के यहाँ भेज दिया। हमने भाई अगर ऐसे चक्कर है क्या पता है दुश्मनाई की निकाले कोई बात हो, आप ऐसा करो नानी के यहाँ चले जाओ। ये नानी के रहता रहा, आता रहा, जाता रहा, लेकिन ये बाद में पता नहीं क्या कुछ हुआ, इन्होंने कैसे मारा ये हमें। तो उसके बाद आपने पुलिस में जो है वो FIR भी कराई होगी? कराई थी FIR। उन्होंने बोला था कि हम केस देंगे मुजरिमों को, तुम्हारे को ढूंढ के जाते रहे, जब भी फ़ोन करते थे जब भी जाते थे, मगर फिर उन्होंने कुछ हमें बताया ही नहीं। हम यही कर रहे हैं कि क्यों किस दुश्मनी में हमारा बच्चा मारा गया है, क्या गुनाह था उसका, क्या वो था। अच्छा, शादी जो है वो जिस लड़के ने की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम रेहान है। रेहान नाम। हाँ रेहान नाम है। जिसने
इकरा नाम है लड़की का। उधर ही के थे, अभी 5 नंबर के थे, वो 5.5 पे रहती है। इकरा नाम था उसका। करके वो खुशहाल रहते रहे। हमें कोई सही पता नहीं था। हमारा बच्चा 4-5 महीने भी नहीं हुए थे, वो मारा गया। और ढूंढते ढूंढते हमें तो जब मिला तो उसकी बॉडी मिली थी। पूछा अस्पताल वालों से, पुलिस वालों ने बोला कि नहीं, हमने तो जैसे झाड़ियों में से उठाया था इसको सुबह 7 बजे। 4 दिन कमा लेता, 2 महीने बैठ के खाता है। इन बच्चों की गाड़ियाँ लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। मिली मजदूरी, नहीं मिली तो अपने बच्ची गुजारा कर रही है। वो खुद ही देता था। जिस दिन जाएगा अगवा करेंगे ना, 200 रुपये दे के गया इसको। ले जा, अम्मी से कहना खाना होटल से मंगा लेगी और तुम खाओ। ये सारी मेरी बच्ची नमाज़ी है, वो भी नमाज़ी है। 1-2 साल का मरा उसी सदमे में भाई के। इसको भी है ना बिल्कुल ऐसे हो गई थी मरने काबिल। इसका इलाज कराया अब्बासी से। जब ये लड़की सही हुई है, नहीं हुड़क में बच्चे ऐसे हो गए थे बिल्कुल ही। मगर हमारे साथ बहुत सलूक हुआ। मेरा वो नमाज़ा था, कोई जन्नत की हूर थी हूर। क्या करें भाई, सवार अब तो सवारी खींचा जाएगा, लेकिन ये है कि भाई इनके लिए इंसाफ दिला दो तुम। हमें इंसाफ, मेरी बच्ची को इंसाफ दिला दो। पुलिस वालों को बताया था कि वो किसके साथ गया था लास्ट में? हाँ बताई थी सारी। नहीं करा, बहुत तसल्ली दे रहे थे बस हमारे को। अब हम गरीब इंसान थे ना, हमारे पास पैसा था ना कुछ, तो जो बच्चा हमारा था करने वाला वही चला गया, तुम कैसे वो करते। सरजानी थाने वाला न्याजी आया था, उसने कहा था भाई आप उसकी जो है घर दिखा दो, हम रात को 2-2:30 बजे रेड मारेंगे और आपका नाम नहीं आएगा, आप सिर्फ हमको घर दिखाएगा। अच्छा, मैंने उनको घर भी दिखा दिया, उसकी तस्वीर भी दिखा दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करा। 18 साल मकतूल नौजवान फैजान अपने घर का वाहिद कफील था। पैसे कमाने के लिए वो किराए का रिक्शा चलाता था। मकतूल फैजान का बाप गधा गाड़ी चलाता है, वो भी किराए की। दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद जो रकम वो इकट्ठी करता है, उसमें से आधे पैसे तो गधा गाड़ी के मालिक को किराए की मद में दे देता है, जिसके बाद उसके पास इतनी रकम नहीं बचती कि वो अपने खानदान की कफालत कर सके। हम तो ये सोच रहे कि अल्लाह ताला इन्होंने क्या जुर्म करा, कोई जुर्म नहीं करा, फिर भी जुर्म ना गुजरी में ले लिया बच्चा इन्होंने। अब हो तो खा, ना हो तो भूखे पड़े रहे। आप क्या करते हैं? गधा गाड़ी चलाता हूँ। गधा गाड़ी है दूसरे की, सरिये के काम में चलता हूँ। जो अल्लाह ताला मेहनत मजदूरी का देता, कुछ मालिक को देना पड़ता, कुछ अपना कर लिया था। ईद पे इन्होंने तैयारी कुछ भी नहीं करी, कुछ नहीं। बच्चों को ईद पे हर अब जो है चटनी रोटी मिल जाए तो खा लेते, नहीं तो बैठे हुए कहाँ से करेंगे। अभी आप कोई हुकूमत से, कोई गवर्नमेंट से कोई अपील करती हैं? तो पुलिस वालों से कि कोई इंसाफ दिलाए और कुछ करे। वज़ीर आज़म है, हुकूमत है, कुछ करे। मेरे बच्चों की तरफ देखें, सोचें। 2 साल से जब से मेरा बच्चा गया, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि हमारे भाइयों का कातिल को पकड़ें और हमें इंसाफ चाहिए। सुबह मैंने इसको फ़ोन करा, मैंने कहा फैजान नहीं आया, पूरी रात हो गई, बेटा तू जा राइल के घर पे, वहाँ जाके नहीं देख। ये भी नहीं गए, इसके भी पैर बन गए। जब उसको है ना पता नहीं अल्लाह मालूम कहाँ गायब करा था, किधर ले गए किधर नहीं ले गए। मेरी भी तबीयत सही नहीं, मैं भी घर में बैठ गई। फिर जुमेरात की शाम को ढूंढ पड़ गए। फिर मेरे बच्चे कहीं कोरंगी जाए, कहीं लांडी ये देखने गई कि किधर चला गया, कहाँ गया। भैया ढूंढो, सारे ढूंढने में लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा किधर। फिर हम ऐसे है ना डाक खाने की तरफ गए, पुल नहीं बना हुआ डाक खाने का, ऐसे हम जा रहे थे। जी लड़की थी और जी छोटी वाली लड़की थी, जी दोनों माँ बेटी जा रही थी। तो इसने कही कि राय में देखिए थाने की तरफ निगाह मार के कहीं फैजान भाई का रिक्शा तो नहीं खड़ा। अब इसने जो निगाह मारी ना लड़की ने, तो कहने लगी अम्मी हाँ फैजान भाई का रिक्शा तो खड़ा है थाने के अंदर, दिल भी बने हुए हैं और लग ऐसे यार। ये जो थी रिक्शा में से उतर के और रोती पीटती थाने गई, वह रिक्शा देखा तो बाकी में ये हमारे बच्चे का। इसने कही भाई मेरा बच्चा कहाँ है, रिक्शा इधर खड़ा है, बच्चा कहाँ है। वो कहने लगे बहन हमने रिक्शा लाभार्थी उठाया, इसमें कोई बच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ लाभार्थी टूटा फूटा हमने रिक्शा उठाया। मकतूल फैजान के कत्ल में कौन मुलव्विस था, कौन था इस कत्ल का मरकजी किरदार, और क्या 2 साल गुजरने के बावजूद आज भी फैजान के कातिल सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, और आखिर वो हैं कहाँ? इंसाफ चाहिए भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए,
कि मेरी बहन बेरान हो गई है। मेरे भाई बहन के बच्चे एक टाइम है, एक टाइम नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, आप मेहरबानी करके इंसाफ दिलाए हमें बस। क्यों सहारा वही था इसका, कोई नहीं था। आदमी भी इतना कमेरा नहीं है और 2 बच्चे वो भी कमेरे नहीं है। इनकी नौकरी नहीं, कुछ नहीं है। इनको मेहरबानी करके इनको नौकरी दिलवाएं बच्चों को। और इतना वो नहीं है, ये इतनी सपोर्ट नहीं कर सकते जो मकान का भी और क्या नाम है बच्चों की सपोर्ट, पढ़ाई का ये नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ना इन पर कोई झोंपड़ी है, ना कोई इन पर पिलाट है। कमा लें, अल्लाह दे दे तो खा लें, नहीं बच्चे पड़ जाएं भूखे प्यासे। इतना कर दो कि ये अपने सिर के ऊपर छत हो गई। फैजान तो आएगा नहीं, फैजान तो वही है कि सब्र जब से करे बैठी अब और करे ही बैठी रहेगी ज़िंदगी भर। इनको सिर के ऊपर कोई छत का सहारा करवा दे। जालिम का जुल्म और बेगुनाह की बेगुनाही कभी छुपाए नहीं छुपती। बिलाखिर हमारी पुलिस ने एक दिन इन मुल्जिमान को पकड़ ही लिया। आप अंदाजा करें कि एक इंसान की कीमत आप आज 5-5 हज़ार रुपये रहेगी। इन्होंने बहुत हमारे साथ नाजायज़ करा, इनको ना सजाएं मिलना चाहिए। अकरम बूरे ने मारा था, टांग इसने पकड़ी थी, हाथ मैंने पकड़ा। मतलब वो खुद को धमकी देगा। कहते हैं कि खून कभी रायगा नहीं जाता, खास तौर पर अगर वो किसी बेगुनाह का हो। कातिल कहीं भी चले जाएं, कहीं भी छुप जाएं, कितने भी ताकतवर और बाअसर क्यों ना हो, एक दिन कानून की जद में आते जरूर हैं। मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि 2014 में एक शख्स जिसका नाम फैज़ान था, 18-19 साल उम्र थी, उसको धोखे से बुलाकर गला काट के उसकी लाश फेंक दी गई थी और रक्षा उसके लियाकताबाद के इलाके में छोड़ा गया था। तो ये तकरीबन मैं 15-20 दिन से इस पर काम कर रहा था। काम करते करते हमने इनके घर वालों से रब्ता किया, थाने से रब्ता किया, वहाँ से FIR वेरीफाई की। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इन्फॉर्मर जो आता है वो बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पहले उसको अपनी तरीके से वेरीफाई करते हैं आया कि जो बात कर रहा है सच है झूठ है। तो उसने बकुआ हालात बताए तो उस पर हमने थाने से रब्ता किया, FIR नंबर ली, उससे वकूए की मालूमात की कि किस तरह से हुआ था। मुझसे रक्षा जैसे उसने बताया था कि लियाकताबाद से मिला, तो वो भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमने फिर एक लड़का अरेस्ट किया जिसने पूरी कहानी उगल दी। जब कहानी उगली कि जी मैं, जिसका नाम राहिल उर्फ शान है, उसने कहा कि जी मैं था और मेरे साथ अकरम नाम का लड़का था, हमने इरफान के कहने पे ये काम किया है। जब शान हमारे हाथ आ गया तो हमने फिर इनके फैज़ान के वालिदैन से रब्ता किया, फैज़ान की वालिदा से सुना, उसके वालिद से सुना ये क्या हुआ कैसे हुआ। तो जो बातें बताई उसमें मुलज़म ने वो आइडेंटिफाई हो गई कि बातें बिल्कुल सही हैं, तो जो इन्फॉर्मर बता रहा वो भी बिल्कुल सही बातें थी। तो उसकी पॉइंटेशन पे फिर हमने इरफान को अरेस्ट किया। इरफान की कहानी पे एक मोड़ आया था। उसने बतलाया कि जी मेरी बहन को रेहान नामी लड़के ने अगवा करके शादी की थी और हमें ये पता था कि रेहान ने बाज़रिया फैज़ान रक्षे में उसको बुलाया है। तो हमें रेहान से ज़्यादा गुस्सा फैज़ान पे था। और कुछ दिन के बाद फिर फैज़ान हमें टेलीफोन पे आमने सामने, क्योंकि एक इलाके में रहते थे, हमें धमकी भी देता जो आप करना कर लो, जो कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं था। तो उनको गुस्सा यही था कि हमारी बहन को अगवा करने में इसका किरदार है फैज़ान का। मासूम बच्चे को जो घर का कफ़ील था, अपने रोज़ी कमा के अपने वालिदैन की मदद कर रहा था, इसको धोखे से बुलाया और बुलाने के बाद इसको संजानी के इलाके में, वहाँ एक जंगल के इलाके में ले गए। वहाँ पे अकरम, इरफान और राहिल उर्फ शान दो ने हाथ पाँव पकड़े और एक ने गले में छुरी करी। उसके बाद वो रक्षा ला के लियाकताबाद के इलाके में छोड़ दिए। ये रफू चक्कर हो गए, गुम हो गए।
और FIR जैसे अमूमन होता है कि दब गई, मालूम भी नहीं पड़ा। 2 साल हो गए, 2014 केस। मुलजिम भी मैं आपके सामने करता हूँ, वो भी आपके सामने इकरार जरूर करेगा और बताएगा कि मैंने कैसे क्या किया। इरफान ये कहता है कि मैंने अकरम को और वो शान को, जो उर्फ राहिल और शान है, इनको 5-5 हज़ार रुपये दिए थे इस काम के, तो कत्ल करने के। आप अंदाज़ा करें कि एक इंसान की कीमत आप आज 5-5 हज़ार रुपये रह गई और एक मजलूम की, गरीब की दादरसी करना सिर्फ मेरा एक का नहीं, हमारे तमाम पुलिस वालों का फ़र्ज है। देखिए हमारा जो सरकारी तरीका होता है, हम इसको गिरफ्तारी हो गई है इनकी, इसको हम लेके जाएंगे CRO ब्रांच में। CRO से इसका रिकॉर्ड पता चलेगा कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो ये है कि हम तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठे थे कि भाई हम गरीब आदमी हैं, पता नहीं मिले ना मिले। बहरहाल ये है कि इन लोगों की मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे बच्चे को कातिल को ढूंढा, और मतलब ये है कि जो भी उनको अच्छा लगे वो हमारे साथ करें। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसको सजाए होना चाहिए, जैसे इसने मेरे बच्चे को इससे मारा, इसको सज़ा मिलना चाहिए सर। बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ो, जो है सबको सज़ा मिलना चाहिए। फिर एक दफ़ा इसके रक्शे में 2 लड़के बैठे थे, उसको सरजानी ले गए थे, तो जब मेरा बच्चा ना खुद हाथापाई से ना जीत कर आ गया था उनसे, इन्होंने बहुत हमारे साथ नाजायज़ करा। इनको ना सजाएं मिलना चाहिए, इनको बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत इनकी वालदा सब कह रही नहीं हमारा बच्चा बेगुनाह है, बेगुनाह। अब ये क्या हुआ, ये कैसे अब पकड़े गए? बहुत खुले 2 साल से थे, ठाठ से फिर रहे थे कि बताओ 5-5 हज़ार के लिए मासूम बच्चे की इन्होंने जान ले ली। राहिल लड़का था ना, उस पर हमें बिल्कुल शक था कि इसने पैसे खिला के और इसने ज़रूर हमारे बच्चे को फ़ोन करके बुलवाया। 2 साल से ये भी नहीं पता था, बंदे थे नज़र में मगर कह नहीं सकते थे बिगड़ दे के, कोई बच्चा ही नहीं मिला था हमारा। ये है मुबैना कातिल इरफान और राहील उर्फ शान, जो कत्ल जैसे घिनौने जुर्म में साथ और उनकी सुनाई हुई कच्ची पक्की मन घड़त कहानी भी आपको सुनाते हैं। ये मुल्जिमान अपने जुर्म को 2 साल तक सीगाए राज में रखे रहे, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम इरफान है। क्यों मारा? ऐसे तो मेरी बहन को लेके गए थे, ऐसे मारा बस। कौन लेके गए? जो लड़का लेके गया था तुमने उसे तो नहीं मारा? नहीं, तुमने अपनी बहन को मारा? अपनी बहन को साथ वो लेके गया था, रिहान और वो फैज़ान। 5 महीने पहले ना शादी हुई थी, लेके गए थे ये पंजाब के बाद लाने के बाद ना फैज़ान ना धमकियाँ दे रहा था, बोला क्या नाम है जो करना है वो तुम कर लो। अब हमने अपने जो करना था वो कर लिया। फैज़ान धमकी दे रहा था, बोला जो हमने करना है वो हमने कर लिया, अब जो तुम्हें करना वो कर लो। जैसे हमने शादी करके लिया है और तुम्हें जो करना है ना वो कर लो तुम। फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे हम गए, हम सब्जी का ठेका था, ये शान लड़का और एक अकरम था, बुरा अकरम, ये दोनों साथ लेके गए थे वहाँ पे सरियानी। मैं अपना ठेके पर था, वहाँ से मुझे बुलाया था, ठेके पे से सब्जी का ठेके पर था, मुझे बुलाया बुरा अकरम और ये साथ थे शान। तो वहाँ से मुझे ले आया कि सरियानी में, वहाँ ले गए, मेरे को बुलाया फ़ोन करके। क्यों आया था? तुमने बुलाया था? ये और बुरा अकरम आए थे, इन्हों की पिलानी भी थी। बोला हम क्या नाम है जब ऐसे धमकियाँ दे रहा है तो हम मार देंगे। तो मैंने बोला भाई नहीं करो, गलती हो गई इससे, हमने भी गलती मांग ली इनके घर वालों से, ये बेटे बस हम इनके घर वाले से भी गलती मांगी थी, इन्होंने हमसे एकदम से फिर साथ हो गए थे, फिर हमने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करी ना। हम बात सुनो, भूरा क्यों मारेगा? भूरे की बहन थी? नहीं तो तुम्हारी भागी थी ना? जी, भूरा अकरम। पैसे किसने दिए थे? भूरा अकरम साथ। पैसे किसने दिए थे? मैंने दिए। अच्छा जी जरा इससे पूछे। हाँ इधर आगे, थोड़ा आगे जाओ। कितने पैसे मिले थे? 10,000 रुपये दिए थे इसने। हाँ 5,000 रुपये मेरे को दिए थे, 5,000 अकरम। अच्छा फिर? अकरम भूरे ने मारा था, टांग इसने पकड़ी थी, हाथ मैंने पकड़ा था। हाथ तुमने पकड़ा था? जी, और अकरम भूरे ने छुरी मारी थी। छुरी अकरम भूरे ने मारी थी? तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ? हाँ हुआ एहसास सर। क्या हुआ है? क्या हुआ है? तो मैं आ गया था। और तुमने लाश फेंक दी उठा के? हाँ लाश मैंने फेंकी थी।
चलिए जी, आप अब ये क्लियर होगा। मज़ीद जज्बाती बातें हैं, मुझे खुद इस चीज़ का बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस मैं कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि एक जीते जागते इंसान को 5,000 रुपये की खातिर, एक मासूम बच्चे को, गरीब बच्चे को जो घर का वाहिद कफील था, सहारा था माँ बाप का, उसको दुनिया से उठवा दिया इन्होंने। और अल्लाह ताला इन पर अज़ाब नाज़िल करेगा इंशाल्लाह। हमारी कार्रवाई आप देख ही रहे और मज़ीद इंशाल्लाह करेंगे। देखिए मेन आप सारी बात समझिए, इसकी बहन तो नहीं भागी ना अकरम की बहन भागी, बहन इसकी भागी। सब कुछ करने वाला ये है, मेन किरदार इस शख्स का है। पैसा दिया तो इस शख्स ने दिया, बुलाया तो इसने बुलाया, सुपारी कहते हैं वो इसने दी। अब ये कोई भी कैसेट घुमाता रहे, कुछ भी कहता रहे, वो मैंने पाँव पकड़े थे, हाथ पकड़े, मतलब जो भी थे शामिल है ना, तीनों शामिल हो गए। क्या फैजान का खानदान मुल्जिम इरफान को माफ करेगा? क्या ऐसे खूनी दरिंदे को माफी मिलनी चाहिए? बहुत हमारा तुमने हमारा फिर दुखाया, बहुत फिर दुखाया। तुम अपनी माँ का एक या वैसे कुत्ते की मौत मारा जाएगा। एक तुम्हारे सामने 3 10,000 के लालच में, तुम्हारे सामने 5,000 के लालच में, तुम्हारे ईमान नहीं तुम लोगों पे। जब तुम्हारे घर पे बैठ के धमकी दे रहे थे, मैंने क्या बोला था आपको कि आपकी बहन जब आ जाए तो आप बैठ के इज्जत से काम को कर देना। नहीं, मेरे को ऐसा आदमी रखना ही नहीं है जो जुर्म से भरा हुआ हो, जो हर पल जुर्म के अंदर भरा हुआ उस आदमी को मेरे को रखना ही नहीं है। मुल्जिम इरफान का ये कहना है कि फैजान की जानिब से उसको धमकियां दी जाती रही, तो क्या मुल्जिम इरफान ने इन धमकियों के मुतालिक फैजान के खानदान को बताया था या नहीं? तूने एक दफा भी आके मुझे बोला तुम्हारा फैजान धमकी देगा, तुमने झूठ कैसे बोला यहाँ पे? मुझे मेरे फैजान ने धमकी दी, मतलब वो खुद को धमकी देगा। हेलो, क्या कर देना ऐसा ही हमने काफ़ी कर लिया, आप नहीं करो थाने के अंदर, ये गलत इशू है। 3 दिन हो गए, माफ करवा दो, माफ करा दो, इसको छोड़ो। अभी तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? जो तुमने किया गलत किया, सही किया? बहुत बड़ा गलत किया है। आखिर मुल्जिम इरफान अब फैजान के खानदान से चाहता क्या है? माफी, तलाफी या कुछ और? मैं बोल रहा हूँ खालू को मुझे चलो लिखवा लो यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ जो कमाऊँगा तुम्हें दूँगा खालू, और किसी को भी नहीं दूँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नहीं, कुछ भी नहीं खाता भाई, कुछ भी नहीं खाता। छाली के अलावा छाली भी कभी कभी खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता भाई। गुटखा खाता सर। फैजान के मुबैना कातिलों की गिरफ्तारी के बाद फैजान का खानदान क्या चाहता है? क्या उनकी डिमांड सिर्फ मुल्जिमान की सजा है या कुछ और? मार के सुला दिया मेरे बच्चे को। नहीं, हम माफ नहीं करेंगे इसको। इन 2 सालों के दौरान मुल्जिम इरफान और मकतूल फैजान के खानदान पर क्या बीती? फैजान के खानदान वाले किस कर्म में मुब्तला रहे? मैं 2 साल से तड़प रही थी कि किस बिना पे उसको मारा है, किस गुनाह उसने करा है जो मारा है। आज सामने मेरे आगे मुझे बहुत सुकून मिल गया। हाँ, ये इनके वालिदा और वालिद ने शिनाख्त की है। एक्चुअल जो फैक्ट थे, जो इनको शक व शुबात थे, पहले शक व शुबात थे कि शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। जब सामने सारी चीज़ें आई तो खुल गई, वो शक यकीन में बदल गया। क्योंकि इनका एक दोस्त था जिसने फ़ोन करके उसको कॉल किया गया, तुम आ जाओ, तुम्हें बुलाने भाड़े पे जाना है। तो वो इनको पता था कि फ़लाँ बंदे ने फ़ोन किया था उसको। उसी चैन से हम चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मेन मोरे में पहुँच गए हैं, जो मेन कल्पट है इस चीज़ के, जो करने वाले। अभी आगे क्या? आगे हमने एक बंदा है अकरम, उसको लेना है, बस कहानी ख़त्म। इस वक्त फैजान की फैमिली के लिए चेक बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये 50,000 रुपये का चेक है जो कि बैतुल माल की जानिब से इनकी मदद के लिए दिया गया है। यानी इस वक्त जो कातिल हैं वो खुले घूम रहे हैं, आज़ाद छोड़ दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कातिल नहीं, आप बेगुनाह को सज़ा दिलवा रही हैं। हाँ, जाहिर है उन्होंने पैसे दे के छोड़ा होगा, बगैर लिए तो नहीं छोड़ सकते वो। इस वक्त हम पाकिस्तान बैतुल माल पहुंच चुके हैं। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से इस मजबूर फैमिली की मदद कर सकते हैं। हमने राबिता किया आबिद वहीद शेख साहब से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान बैतुल माल के, और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इस गरीब ख़ानदान की कुछ मदद हो सके, क्योंकि ये इतनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं और आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है इतने बच्चों के साथ और छोटे बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना।
तो उनसे जब हमारी बात हुई तफसील में तो उन्होंने हमें कहा कि आप जो डायरेक्टर हैं बैतुल माल के, उनके पास तशरीफ़ ले जाइए, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान मजीद साहब। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस पे किस तरह से वो हमारी मदद कर पाएंगे और इस इदारे के ज़रिए से कैसे हम ये जो फैमिली है, जो कि विक्टिम फैमिली है फैज़ान की, जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, वो किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ऐसे बहुत से ख़ानदान आपके पास आते होंगे जो मदद के लिए आते होंगे, क्या प्रोसीजर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ समाज टीवी का कि आज उन्होंने फिर हमें एक ऐसी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया और ये डिज़र्विंग फैमिली जिनके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ, और आपने हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बैरिस्टर आबिद वहीद शेख साहब से रब्ता किया और इनके लिए मदद मांगी, और उन्होंने मुझे फ़ौरन हदायत जारी की इस फैमिली के लिए कि इनकी फौरी माली मदद की जाए और 50,000 का एक चेक इस फैमिली को दिया जाए पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से। तो ये सपोर्ट तो पाकिस्तान बैतुल माल इस फैमिली के लिए कर रहा है। क्या ऐसा कोई सिलसिला भी है कि रेगुलर बेसिस पे अगर कोई फैमिली ऐसी है जो डिज़र्विंग है, उसकी मदद की जा सके? देखिए, वो सारी फैमिलीज़ ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो काफ़ी हद तक जो हैं उनको अवेयरनेस है इस डिपार्टमेंट के बारे में। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको आप जैसे अदारे जो हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। जैसे आज आपने एक केस हमें पहुंचाया, तो ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है और आपके लिए भी फ़ख्र की बात है। बस जो भी डिज़र्विंग है उन तक ये मदद पहुंचनी चाहिए। ये फैज़ान की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। 50,000 रुपये बैतुल माल की जानिब से इनको दिए जाएंगे, जो कि अभी चेक थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो इनको मिल जाएगा। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जो इस चीज़ का दावा कर सके कि उनकी जो औलाद है वापस ला सके, नहीं कर सकते। हमसे जितनी मदद हो पाई, हम जो भी हम एक वसीला बन गए बैतुल माल और इनके दरमियान, और इनकी थोड़ी सी मदद हो पाई। इनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या लग रहा है उनको। बैतुल माल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं उनका कि आप हमारी मदद करी उन लोगों ने। हम भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बैरिस्टर आबिद वहीद शेख साहब का, जिनके तवस्सुत से हम यहाँ पर पहुँचे और डायरेक्टर साहब से, अदनान साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने बहुत जल्दी हमारी इस रिक्वेस्ट पर अमल किया। अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है और चेक जो है यहाँ से बन के अभी इनको मिल जाएगा। और इस तरह की जो फैमिलीज़ है जो हमारा प्रोग्राम भी देख रही हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जिनको अपनी तालीम के लिए, अपनी सेहत के लिए किसी किस्म के चैलेंजेस का सामना है और उनके पास पैसे मौजूद नहीं है, तो वो भी राबिता कर सकते हैं और उनकी मुश्किल भी आसान हो सकती है। फैज़ान के वालिद अलीमुद्दीन साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अलीम साहब, आपका बेटा चला गया, उस दुख को हम ना कम कर सकते हैं, ना उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन जो कोशिश हम कर सकते थे वो हम नहीं करते। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आपने हमारा साथ दिया, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला और आपको तरक्की दे इससे आगे, कि आप इसी तरीके से जो है गरीबों का साथ देते रहें। शुक्रिया मेहरबानी। इस वक्त फैज़ान की फ़ैमिली के लिए चेक बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये 50,000 रुपये का चेक है जो कि बैतुल माल की जानिब से इनकी मदद के लिए दिया गया है। खुशी की बात यह है कि थोड़ी सी इनकी मदद हो पाई और वो भी बैतुल माल के ताउन से ही, और हम इतना कर सकते थे, लेकिन अब हम चाहेंगे कि हमारी पुलिस और हमारे जो अदालतें हैं वो इनके हक़ में फ़ैसला करें। जो भी इंसाफ पर है उसको इंसाफ मिल जाए तो हमें फिर और भी ज़्यादा इत्मीनान हो जाए। हमने आपको दिखाया था कि फैज़ान का जो कातिल है वो पकड़ा गया। लियाकताबाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, उसको पकड़ के ले आए। उसने बयान भी दिया कि मैं इस सब में मुलव्विस था और किस तरह से मैंने उस मासूम शख्स की जान ले ली। और उसके बाद क्योंकि सुरजानी टाउन में उसकी FIR दर्ज की गई थी, तो लियाकताबाद पुलिस ने शिफ्ट किया फैज़ान के कातिल को सुरजानी टाउन की पुलिस थाने में। तो उसके बाद से ये पता चला है कि बयान बिल्कुल बदल दिया गया उस कातिल की जानिब से, और जो अपने आप को कातिल बता रहा था वो सबसे मुकर गया है। तो ये फैज़ान की वालदा हमें बताएंगी कि क्या हुआ है यकायक। जी, ये लियाकताबाद वालों ने उनको पकड़ा था, उन्होंने मेरे सामने बयान करे थे अपने कि ऐसे ऐसे मैंने फैज़ान को पकड़ा था। 2 जनों को उसने हमें 10,000 रुपये दिए थे, तो एक ने 5,000 रुपये लिए थे, एक ने 5 लिए थे। एक ने पैर पकड़े बांधे थे उसके, एक ने हाथ पकड़ा था और इसने इरफान ने छुरी मारी थी।
मीडिया वालों के सामने खुद उन्होंने गवाही दी थी कि हाँ हमने कत्ल करा है, मगर सरजानी वाले उनको लेके चले गए, उन्हें बेगुनाह करके उनको छोड़ दिया। यानी इस वक्त जो कातिल हैं वो खुले घूम रहे हैं, आज़ाद छोड़ दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि नहीं ये कातिल नहीं है, आप बेगुनाह को सज़ा दिलवा रही हैं। मतलब ये कि यहाँ से न्यायाधीश साहब लेके चले गए, वहाँ जाके जो 8 दिन को रखने के बाद उन्होंने जो उनको वहाँ से छोड़ दिया है। कहने लगे भाई वो बेगुनाह लोग हैं, ना वो कोर्ट लेके गए और ना ही हमारे सामने कोई उन्होंने ऐसा रिमांड लिया। बहरहाल ये कि ये उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं करा। वो कह रहे हैं कि भाई बेगुनाह लोग हैं और एक का तो छोटा बच्चा है, किसी बच्चे को जो है ना उसके बाप से तुम जुदा कर रही हो, ये आप लोग अच्छे नहीं कर रहे। लिहाजा ये है कि कोई भी अगर ऐसी बात होगी तो मैं आपको बुलवा दूँ, लेकिन ये कि दोबारा उसने हमको अभी तक फ़ोन नहीं करा है। यानी आपका कहना है कि कोई पैसे दे के छोड़ दिया? वहाँ जाहिर है उन्होंने पैसे दे के छोड़ा होगा, बगल लिए तो नहीं छोड़ सकते वो। इस वक्त जो पूरा मामला जो हम समझ रहे थे कि अब सेटल होने जा रहा है, जो मुजरिम है उनको सज़ा मिल जाए, क्योंकि एक बयानी बयान उन्होंने दिए जो कि पूरे मीडिया पे भी चलाए गए, आपने खुद देखा, और इनकी वालदा और वालिद केस को परसों हम इनके साथ करते रहे। अब ये एक नया मोड़ आ गया है कि सुरजानी टाउन की पुलिस ने उनको रिहा कर दिया और उनका ये कहना है कि ये इन पर सिर्फ इल्ज़ाम आयद किया गया था, ये मुजरिम कभी नहीं थे। तो हम सुरजानी टाउन थाने भी जाएंगे और वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं और जो पुलिस एहलकार हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर जब इकबाली बयान दिया गया उसके बाद किस बेसिस पे वहाँ पर शिफ्ट करने के बाद उनको आज़ाद कर दिया गया। हम इस वक्त सुरजानी टाउन थाने में मौजूद हैं और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई क्योंकि हमने आपको बताया था कि नाज़िमाबाद थाने में जिस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जो कि मुल्ज़िम है, बल्कि अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर चुका है, उसको सुरजानी टाउन थाने की जानिब से रिहा कर दिया गया। यानी उनका कहना है कि इसका कोई कसूर नहीं है। काफ़ी दिन से हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ आने की, शहबाज साहब से हमारी बात भी हो रही है, लेकिन हर दफ़ा हमें टरखा दिया जाता है। आज फाइनली हमने सोचा कि हम चल के बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों हमसे बात नहीं की जा रही। तो वादे के मुताबिक देखते हैं कि आज वो हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या नहीं। 8 दिन की छुट्टी लेके अब ज़्यादा दिन भी गुजर गए, फिर भी नहीं आज के दिन जो है तो आप उनसे फ़ोन पे ज़रा बात कर रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिन से आपसे रब्ता कर रहे हैं। हमें तो क्योंकि उनकी ज़रूर जाननी है जो भी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। आयु है आयु वही न्याज साहब है, वो छुट्टी पे है, अभी 4 साल से बात करते हैं उनसे। आप ऐसे करें, हाँ आपके जो SHO हैं उनसे करिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर छुट्टियों पर है, वो आज हमारे बार बार आने के बाद, रब्ता करने के बाद भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया और ना ही बताया कि किन बेसिस के ऊपर जो इरफान है उसको रिहा कर दिया गया। इस वक्त इरफान आज़ाद घूम रहा है। एक शख्स जो कि ये मान रहा है कि उसने उसको कत्ल किया, कत्ल का तरीक़ाकार क्या था, कौन लोग उसमें मुलव्विस थे, किस किस तरह से उन्होंने ये कार्रवाई की, उसके बावजूद भी उसको आज़ाद छोड़ दिया गया। तो अब फैसला आप पर छोड़ते हैं। की आवाज़ ने फैज़ान के ख़ानदान की हर तरह से मदद कर दी, बैतुल माल की जानिब से भी उनको इमदाद दिला दी। लेकिन कहानी का ये नया मोड़ कि जिन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपनी ज़बान से ये बयान दिया था कि वो ही कातिल हैं, उनको सुरजानी पुलिस की जानिब से छोड़ दिया गया और आज वो मुबैना कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। ये हमारी पुलिस पर भी एक सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा क्यों। अगली आने वाली एपिसोड्स में हम इस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन अगर हम अपने फ़र्ज को पहचानें और पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से अंजाम दें तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ अवाम की आवाज़ की टीम और फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।